बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और इस वक्त मैं मौजूद हूं बनी गाला के बाहर। ये रास्ता इमरान खान साहब की रिहाइशगाह तक जाता है और आज यहां पर आने का मकसद ये था कि इमरान खान साहब से पाकिस्तान आर्मी के, पाकिस्तान की मुख्तलिफ सर्विसेज के जो रिटायर्ड अफसरान हैं उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात का मकसद क्या था, इमरान खान साहब इनसे क्या चाहते हैं या ये लोग इमरान खान साहब से क्या चाहते हैं, इस मुलाकात में क्या हुआ, इसके हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक साहब और मेजर रिटायर्ड राजा फजल साहब। इन दोनों की राय इस पर भी जानेंगे। और इमरान खान साहब के जाने के बाद अब एक नई हुकूमत मौजूद है और एज सर्विसमैन ये क्या समझते हैं, इनकी तो पूरी ज़िंदगी गुजरी, जब आप ट्रेनिंग लेते हैं, तरबियत लेते हैं, आपको एक दुश्मन का बताया जाता है और पाकिस्तान में जो नॉन एडवर्सरी है पाकिस्तान के लिए वो इंडिया है। इंडिया के हवाले से जो नई हुकूमत की अप्रोच है वो ये कि चाहे कश्मीर का मामला, उस पर कोई पेश रफ्त ना हो, उसको बैक बर्नर पर डाल दिया जाए और भारत के साथ इंगेज किया जाए, राब्ते किए जाएँ, तजारत की जाए। भारत तजारत के ज़रिए मान जाएगा, हमारे मसले हल हो जाएंगे। क्या वाकई इन लोगों ने अपनी सर्विस के दौरान जिस किस्म का भारत को देखा, भारत यही करेगा? दोनों सवालों के ऊपर इनकी राय पूछते हैं। पहले बात करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक साहब से। मुश्ताक साहब, आप बताइए पहले तो ये कि खान साहब की आज बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? खान साहब बेसिकली आज उनका मैसेज क्या था आप लोगों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान के एक ग्रुप ने जो तकरीबन पाकिस्तान के काफ़ी हिस्सों से ताल्लुक़ जिसका था, उन्होंने एक मुलाकात की और इस मुलाकात का बुनियादी मकसद जो मैं समझ सकूं इस मुलाकात के बाद और इस मुलाकात से पहले भी, वो ये था कि इमरान खान जिस काम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस पाकिस्तान की स्ट्रगल कर रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम की स्ट्रगल कर रहे हैं, वो चाहे अंदरूनी मामलात हों, बैरूनी मामलात हों, रीजनल मामलात हों, पाकिस्तान के मुआशी मामलात हों, आज़ाद खारजा पॉलिसी हो या रूल ऑफ लॉ की बात हो, पाकिस्तान में जिन तमाम इश्यूज़ पे वो बात कर रहे हैं, उन इश्यूज़ के साथ हम समझते हैं, वेटरन जितने भी आज मिले हैं, कि हम उनके इस नुक्ते नज़र को अपने दिल के बहुत करीब रखते हैं। सही। ये वो नुकात हैं या वो इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हमने अपनी सारी ज़िंदगी सर्विस की है, इन नुकात के ऊपर, इसी पाकिस्तान के लिए, इसी पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए। और हम बड़ी शिद्दत से ये समझते हैं कि आज वो वक्त आ चुका है कि जिस काम के लिए हमने यूनिफॉर्म पहनी थी, इस मुल्क के लिए के दिफा के लिए हमने सब कुछ किया था, हम उसको आज दोबारा करने के लिए हमें इमरान खान का साथ देना चाहिए। हम बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब के पास आए थे कि जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं, हम इस स्ट्रगल के साथ हैं। और दूसरी बात जो आपने कही, मुझे सच्ची बात है, इमरान खान साहब से मिलके ये बहुत खुशी हुई और बहुत इत्मीनान मिला कि वो अपने इस अज़्म में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और जितने इश्यूज़ के ऊपर मैंने पहले बात की है, उसके लिए मैंने उनको बहुत साबित कदम पाया। वो बहुत करेजसली और डेयरिंगली इन इश्यूज़ को आगे लेकर इंशाल्लाह चलेंगे और इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और वो पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी, चाहे वो इंटरनल कोहेजन हो, यहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल हो, बाहर के मसाइल हों, जो भी हों, वो पाकिस्तान को एक मुस्तहकम पाकिस्तान देखना चाहते हैं। तो आज ज़ाहिर है कि आपका जो इदारा है जिससे आप रिटायर हुए हैं, उसका भी थोड़े से एतराज़ात हैं कि फ़ौज के ऊपर जिस तरीके से तनकीद हो रही है। तो खान साहब जो हैं उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ था कि फ़ौज के हवाले से बेसिकली उन्होंने क्या बात की? मैं आपको ईसा नकवी मेरा पहले भी यही परसेप्शन थी कि ठीक है, लोगों के इंडिविजुअल पर होती हैं, मसाइल होते हैं, लोगों के साथ भी होते हैं, महकमों के साथ भी होते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने पहले भी ये कहा था कि पाकिस्तान फ़ौज की शायद इमरान खान से ज़्यादा ज़रूरत है। सही। हमें इस सेंटेंस को और इस सोच को कभी भूलना नहीं चाहिए। सही। उन्होंने आज इस चीज़ को फिर रीअफर्म किया है, अफर्म किया है, बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया है कि मेरी पार्टी, और इवन हमें भी कहा, बल्कि कहने की ज़रूरत शायद नहीं थी, लेकिन फिर भी, कि पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान की बका की, हमारी इज़्ज़त की, हमारी सलामती की ज़ामिन है। पाकिस्तान अगर कमज़ोर, अस्तग़फिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, पाकिस्तान कमज़ोर होता है तो इसका मतलब है कि फ़ौज कमज़ोर हुई तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा। वो कभी भी ये नहीं चाहते।
और उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली, और ख़ास करके जब उन्होंने बात की विद रेफरेंस टू दी इराक के साथ बात की, मिडल ईस्ट में जो मुस्लिम ममालिक के साथ हुआ, क्योंकि वहाँ पे कमज़ोर फ़ौज थी, उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया। जब उन्होंने बात की तो मेरे बात ये बिल्कुल जहन में एक बड़ा एक जैसे वो पत्थर पे लकीर होती है, इस तरह का एक नक्श बन गया कि इमरान खान के जहन में कतन कोई शायबा की हद तक भी ऐसी चीज़ मैंने नहीं पाई कि वो कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ हों, और या वो किसी को कह रहे हों या अपनी पार्टी में कोई इसी तरह की सोच को परवान चढ़ा रहे हों। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। वो फ़ौज को बेहद इज़्ज़त करते हैं, वो एक स्ट्रांग फ़ौज के हक़ में हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तान की सलामती की ज़ामिन जो है वो फ़ौज है। कश्मीर और इंडिया के हवाले से फिर मैं ज़ाहिर है कि मेजर साहब से इसके हवाले से बात करूँगा। कश्मीर और इंडिया के हवाले से बताइए कि ये जो सोच है या ये जो राय है, ऑब्वियसली इसको हम पहले भी ट्राई कर चुके हैं। ये वो दवाई है जिसको पहले इस मरीज़ पर आजमाया जा चुका है। आपने CBMs किए थे परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, तजारत करें कश्मीर पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर 5-6 मकामात को खोल दें, ज़रा आना जाना होगा, कल्चरल एक्सचेंजेस होंगी, दोस्ती बस चला दें, समझौता एक्सप्रेस चला दें जिसको जला दिया। और वो कर्नल पुरोहित जो है वो इसको स्वामी असीम आनंद जो है वो इसके ऊपर एक्सेप्ट करने के बावजूद वो खुलेआम फिरा। तो इंडिया को तो आप जानते हैं, हम जानते हैं इंडिया क्या कुछ करता है। जो मौजूदा हुकूमत पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही है इंडिया के हवाले से, डू यू थिंक दिस इज़ गोइंग टू वर्क, या आपकी पर्सनल फीलिंग क्या है इस पॉलिसी के हवाले से? इसका जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक़ है, मेरा ख़्याल है कश्मीर का मसला मेरी शायद उम्र से भी ज़्यादा का है, और ये पाकिस्तान के हर बच्चे की खून में ऐसे शामिल है जैसे खून में कोई और ये वाइट या ब्लड सेल होते हैं, ये इस तरह शामिल है। ये ख़त्म किसी की ख्वाहिशात के ऊपर नहीं हो सका। बहुत से इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए जैसे आपने पहले जिक्र किया है, लेकिन मसला कश्मीर वहीं का वहीं मौजूद है। मसला कश्मीर जो है ये कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मामला नहीं है। ये कोई दो शख्सियात, ये चंद शख्सियात की ख्वाहिशात का मामला नहीं है। ये कश्मीरियों की ख्वाहिशात का मामला है कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। सही। आप जो मर्ज़ी चाहते रहें, मैं जो मर्ज़ी चाहता रहूँ, अगर कश्मीरी वो नहीं चाहते तो उसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, उससे ये हो सकता है कि मामलात कुछ अरसे के लिए ख़राब हो जाएंगे, कुछ अरसे के लिए ये महसूस होगा कि शायद पाकिस्तान इसके ऊपर गिव इन कर रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल, मेरा ये ईमान की हद तक ये यकीन है कि जब तक कश्मीर के मसले का ऐसा हल ना हो जिसमें कश्मीरियों के जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हो, उनकी ख्वाहिशात का और उनकी राय शामिल हो, और यूनाइटेड नेशन की जो इसके ऊपर बुनियादी गाइडलाइन और जो करारदादे हैं, जब तक आप उनके मुताबिक नहीं करेंगे तो आप 4 जंगें और लड़ रहे हैं। आप जो मर्ज़ी जो आपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दी हैं, आप 10 और ऐड कर लें, ये मसला हल नहीं होगा। क्या कश्मीर के लोगों की कुर्बानियाँ ख़त्म हो गई हैं? उनकी कोई कुर्बानियों के, उनके बच्चों की, उनकी औरतों की, उनके माओं की, बहनों की, जवानों की, बूढ़े की जो कुर्बानियाँ वो दे रहे हैं रोज़ाना अपने वतन के लिए, पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए, आप समझते हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, वो रायगा जाएंगी? ये नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कुछ रूलर्स हमारे यहाँ मुल्क में आ जाते हैं जो एक बैरूनी एजेंडा के तहत चूँकि आते हैं, और ख़ास करके जो मौजूदा सेटअप है इसके बारे में मैं इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ कि इनके ऊपर तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की एक स्टैंप लग चुकी है। इनको तो हुकूमत पाकिस्तान शायद कहते ही कोई नहीं है। लिहाजा ये कह देना कि वो चूँकि इसके ऊपर कुछ एक सॉफ्ट कॉर्नर या वो एक चीज़ रखना चाहते हैं और इससे मामला जो है बिल्कुल हल नहीं होगा। सही। ये जो पाकिस्तान कश्मीर का मामला है, ये शख्सियात की जो सोच है उसका मरहून मिन्नत नहीं है, इसकी एक तारीख़ है। ये इस इलाके का अनफिनिश्ड एजेंडा है। पार्टीशन ऑफ 1947 की पार्टीशन का ये अनफिनिश्ड एजेंडा है। इसको वो लोग जो अपने नैब के केसेस ख़त्म कराने के चक्कर में हैं, आपका ख्याल है वो इस मसले को हल कर सकते हैं? हाँ, जो इस सिलसिले में जो भी पिछले 2-3 महीनों में जो एक परसेप्शन डेवलप हुई है वो यकीनन मेरे लिए भी है, हर पाकिस्तानी के लिए, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए वो एक थोड़ा सा तरद्दुद का बायस है। उससे एक खौफ, एक
آپ کو ایک میں ابھی کیا کہنا چاہوں گا کہ وہ اس کے اندر آپ کو ایک نظر آتا ہے کہ شاید ہم اس کے اوپر کو کنسیڈ کرنے کے ارادے میں ہیں یا ہو سکے گا. انشاءاللہ ایسے نہیں ہوگا. مسئلے کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی اور حل نہیں. صحیح. اچھا میجر صاحب آپ بتائیے راجہ صاحب کہ مائک جو ہے وہ میجر صاحب کو دے دیجیے تاکہ آواز ان کی, ویسے وہ بلند آواز میں بولتے ہیں. سوالات آپ نے سن لیے, آپ مجھے بتائیں خان ہر ملاقات کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے, ایک مدعا ہوتا ہے. آپ نے کسی کو کچھ سنانا ہوتا ہے یا کسی سے کچھ سننا ہوتا ہے, یہ تھا کیا اس ملاقات کا؟ ایک تو سینئرز کھڑے ہیں, کہیں میری کانپے نہ ٹانگ جائے نا, میرے ساتھ سینئرز کھڑے ہیں. اچھا اس میں ایسے ہے کہ جو ہمارا خان صاحب کے پاس آنا, ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ خان صاحب اس ملک کے حق بہتری اور اس ملک کی ترقی کے لیے کھڑے ہیں, سو ہم ان کے ساتھ, یہ تو ہمارا مقصد تھا. لیکن جب خان صاحب نے بات شروع کی اور بات شروع کر کے آخر تک ان کا اسی بات پہ زور تھا, جیسے بگڑی صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کی سلامتی کی ضامن یہ وردی ہے, یہ فوج ہے, یہ جب تک فوج مضبوط رہے گی یہ ملک انشاءاللہ سلامت رہے گا. اس فوج کے خلاف نہ میں کسی اپنے پارٹی ورکر کی کوئی بات سننا چاہتا ہوں, نہ میں کسی سے بھی توقع کرتا ہوں کہ وہ جس طرح کی سوشل میڈیا پہ کچھ ناسمجھ لوگ کر دیتے ہیں, اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. فوج کے ساتھ عمران خان جب اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں تو کہتے ہیں, جیسے بگڑی صاحب کہہ رہے تھے, کہ عمران خان سے زیادہ اس ملک کی مضبوط فوج زیادہ ضروری ہے. صحیح, یہ ان کا صحیح. جی. اور آج خان صاحب جو ہیں, ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے ملاقات کی اور ملاقات میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آئندہ کیا ہوگا. اس کے حوالے سے بھی کوئی وہ ہوا کہ آپ لوگوں کا کیا کوئی رول ہوگا؟ آپ لوگ ایک پریشر گروپ کے طور پر جس طریقے سے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں ایسے کریں گے, آپ کوئی میڈییشن کروائیں گے؟ ظاہر ہے کہ ایک صورتحال تو موجود ہے, تو آپ کا ایگزیکٹلی آپ لوگ کرنے کیا لگے آگے؟ ایسے یہ ابھی میڈییشن یا پریشر گروپ کی بات نہیں ہے. ہم ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے خان صاحب کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ وہ پاکستان کی بہتری کی بات کرتے ہیں. یہ ایک کے ساتھ سولیڈیریٹی ان کے ساتھ شو کرنا, یہ ایک ہے. دوسرا, جو الیکشن جو کہ ابھی تک کہیں پہ نظر نہیں آ رہا, جس دن بھی ہوئے اس دن انشاءاللہ اپنی پوری فیملیز کے ساتھ مل کے اس ملک کی بھلائی کے لیے اس الیکشن کو مانیٹر بھی کریں گے. بہتر طریقے سے ہمیں تجربات بھی ہیں, بہتر طریقے سے اس کو کنڈکٹ بھی کروائیں گے اور اپنی ہر ممکن کوشش کریں گے. جس کا کنسرن خان صاحب نے بھی شو کیا کہ الیکشن کمشنر وہ کیونکہ باعث ہے, غیر جانبدار نہیں ہے, تو ہم انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے جتنی ہماری ایفرٹ اور تجربہ ہوا کہ ہم اس ریگنگ کو, اس دھاندلی کو جتنا منیمائز کر سکیں وہ کریں گے. ایون فار دیٹ میرے پاس تو ایک پورا ماسٹر پلان ہے, میں اسد عمر صاحب کو میں دے آیا ہوں, وہ اس کو اسٹڈی کر لیں تو اس کے بعد تو پورا پلان ہے. صحیح. تو آپ نے دیکھا جناب, عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ریٹائرڈ فوجی افسران کی, اور اس ملاقات میں ایک چیز بڑی ڈیفرنٹ جو ہے وہ مجھے لگی کہ جتنے بھی لوگ باہر نکلے ان سے کچھ سے ظاہر ہے کہ آن کیمرہ بات ہوئی, کچھ سے آف کیمرہ بات ہوئی. ایک میسج جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ جو تاثر ہے, عمران خان صاحب جو ہے کوئی فائٹ ٹیک اپ نہیں کر رہے پاکستان کے عسکری اداروں کے ساتھ, پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. وہ اپنی ساری سٹرگل کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے لے کر جانا چاہتے ہیں. پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتیں ماضی میں بھی پاکستان میں پولیٹیکل سٹرگل کرتی رہی ہیں, اور بہت ریسنٹلی بات کی جائے تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بنائی گئی تھی 20 ستمبر 2020 کو. اس کے سٹیج سے جو گفتگو جو ہے پاکستان کی افواج کے حوالے سے ہوتی رہی, جو پاکستان کے افواج کے اہم عہدیداران جو افسران ہیں ان کے نام لے کر جو بات کی جاتی رہی, ان کا عمران خان صاحب کے تیور اس قسم کے نظر نہیں آتے. اور یہی میسج جو ہے وہ لے کر جو پاکستان کی مسلح افواج کے سابق افسران ہیں وہ باہر آئے ہیں. آپ نے ڈیٹیل سن لی. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی اس سٹرگل کو کس طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں, اس کے حوالے سے بھی میں گاہے بگاہے اپنے چینل سے آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوتا رہوں گا. دیز آر دا ڈیٹیلز. مجھے بنی گالہ کے باہر سے اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.